हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम जो यूपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट की आप लोग की एग्ज़ाम होने वाले हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट के, तो उसका एक मॉडल पेपर की तरह समझ लीजिए, या जो क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही कोशिश करेंगे कि पूरे सिलेबस को हम कवर कर सकें, जिससे कि आपका रिविज़न अच्छे से हो जाए। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही आप लोग के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो क्वेश्चन ले लेते हैं जो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों से पूछा था कि पिछले 3 वर्षों के लाभ 6000 हैं, रुपीज़ 13000 और 8000 थे। ख्याति का मूल्य औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर होगा। द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर 6000, रुपीज़ 13000 एंड रुपीज़ 8000। द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल बी। यहाँ पर आपको क्या निकालनी थी, गुडविल किस मेथड से निकालनी थी, एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालनी थी और 2 वर्षों के क्रय के आधार पर निकालनी थी। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो 3 वर्षों का आपका प्रॉफिट दे रखा है उसको हम ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 27000 आ जाएगा। 27000 का अब हम एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, क्योंकि 3 वर्षों का है। जितने भी वर्षों का दे रखा होगा उतने वर्षों से आपकी संख्या से आपको डिवाइड कर देना है। जैसे 3 वर्ष है, 4 वर्ष है, 5 वर्ष है, यहाँ 3 वर्ष का था तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 27000 अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9000 आ जाएगा। अब 9000 को हम क्या कह रहा है, ख्याति का मूल्य औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, तो उस 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने भी वर्षों के क्रय के आधार पर उतने परचेजिंग ईयर जो भी दे रखे हैं आपको क्वेश्चन में, उसको हम उतने ईयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर हम 2 दे रखे हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 18000 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। गुडविल कितनी निकल के आएगी हमारी, 18000। कुछ बच्चों ने इसके करेक्ट आंसर दिए थे। अतका सिंघल ने इसका करेक्ट आंसर दिया था, नवीन पंटोला ने इसका करेक्ट आंसर दिया था एंड तारा संजीव सिंह ने इसका करेक्ट आंसर दिया था। बाकी लोग आप लोग भी कमेंट किया करिए, जो भी आप लोग का आंसर आ रहा हो उसके अकॉर्डिंग कमेंट किया करिए, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है। आइए वीडियो शुरू करते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक कंपनी द्वारा ऋण पत्रों का शोधन नहीं किया जा सकता है। अ कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स डिबेंचर्स। यहाँ पर आपको बताना है कि जो कंपनी होती है अगर वो डिबेंचर्स को इशू कर रही है, तो वहाँ पर जब उसका शोधन करने की बात आती है, रिडेम्पशन करने की बात आती है, तो किस धनराशि से, किस अमाउंट से उसका रिडेम्पशन वो नहीं कर सकती। संचित लाभों से, आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, संचित हानियों से, आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉसेस, अपने ऋण पत्रों को बाजार से क्रय करके, बाई परचेजेस ऑफ ओन डिबेंचर्स फ्रॉम मार्केट, ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित करके, बाई कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कहाँ से नहीं कर पाएगी, तो आपने पढ़ा होगा जो रिडेम्पशन का पढ़ा है चैप्टर आप लोगों ने, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो वहाँ पर आपने पढ़ा था कि किन किन चीज़ों से डिबेंचर्स का रिडेम्पशन किया जा सकता है। तो यहाँ पर संचित लाभों से भी कर सकती है, अपने ऋण पत्रों को बाजार से खुले बाजार में वापस क्रय भी कर सकती है और अंशों में परिवर्तित भी कर सकती। क्या नहीं कर सकती, संचित हानियों से। जब लॉसेस हैं तो उनसे रिडेम्पशन हो ही नहीं सकता, तो सीधी सी बात हो जाएगी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसके अलावा कैसे किया जा सकता है, तो एक पूर्णधायी तिथि का एकमुश्त भुगतान करके किया जा सकता है, वार्षिक किस्तें भुगतान करके, या फिर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड बनाया जाता है, या फिर शेयरों में चेंज कर सकते हैं, हम उसे रूपांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और खुले बाजार से ख़रीद कर, यानी कि मार्केट से हम ओपन मार्केट में उसको वापस परचेज कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स हो जाते हैं जो डिबेंचर्स होते हैं उनका रिडेम्पशन करने की। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अंशों का हरण किया जाता है तो अंश पूंजी खाता डेबिट किया जाता है। व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड शेयर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय। जिससे पहले की प्रैक्टिस सेट्स आप लोग को मैंने दिए हैं, तो वहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस मैंने इसमें से इंक्लूड किए हैं जो शेयर्स फॉरफिचर होता है, वो कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो शेयर कैपिटल चैप्टर में पूछे जाते हैं या तो कॉस्ट से पूछे जाते हैं, कॉस्ट इन एरिया या कॉस्ट इन एडवांस, या फिर ये पूछा जाता है कि जो फॉरफिचर होता है शेयर्स का उसके बारे में, और जो री इशू करते हैं उसको। ज़्यादातर क्वेश्चन इन 2-3 पॉइंट से ही बनते हैं। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया है कि व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय। अंशों के अंकित मूल्य से, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, अंशों पर मांगी गई धनराशि से, कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स, अंशों के प्रदत्त मूल्य से, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, अंशों पर आदेश धनराशि, अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर जो अंश पूंजी खाता होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट होगा, किससे डेबिट होता है, वो डेबिट किया जाता है जितनी भी धनराशि उस अंश पर मांगी गई थी, कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी के संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी पर चुकाए गए प्रीमियम को प्रीमियम पेड ऑन द ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर्स इज। संबंधित साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है, संबंधित साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट किया जाता है, लाभानी खाते में क्रेडिट किया जाता है, लाभानी खाते में डेबिट किया जाता है।
credited to the respective partner's capital account, debited to the respective partner's capital account, credited to profit and loss account, debited to profit and loss account। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन लिया गया, जो पार्टनरशिप है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, वहाँ से इस क्वेश्चन को लिया गया है। और जब संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी होती है, ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, तो वहाँ पर जो प्रीमियम पेड किया जाएगा तो वहाँ पर उसे किस तरह से दिखाते हैं, तो उसे जो लाभानी खाता है उसमें डेबिट किया जाता है, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसे एक एक्सपेंसेस की तरह देखा जाता है, जो प्रीमियम दिया जाएगा उसे एक्सपेंसेस की तरह देखा जाता है, इसलिए उसे क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मूल्य लागत रुपये 20,000, कारखाना परिव्यय मूल्य लागत का 25% तथा कार्यालय परिव्यय कारखाना परिव्ययों का 80% हो तो कार्यालय लागत होगी। इफ प्राइम कॉस्ट इज ₹20,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड ऑफिस ओवरहेड्स आर 80% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, देन द ऑफिस कॉस्ट वुड बी ₹25,000, ₹29,000, ₹36,000 या फिर ₹45,000। तो क्वेश्चन में आपसे क्या बताया है, ये बता दिया गया है कि प्राइम का जो मूल लागत दे रखी है, कितनी दे रखी है, 20,000 क्वेश्चन बता दी। इसके अलावा आपको परसेंटेज में दे रखा है, तो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी होगी तो वहाँ पर पढ़ा होगा कि एक के बाद एक परसेंटेज दे रखी होती है, एक चीज़ निकालने के बाद उसी से रिलेटेड परसेंटेज दूसरी होती है। हम आगे की जो भी चीज़ें निकालनी होती है उसको फाइंड आउट करते जाते हैं। यहाँ पर बता रहा है कि कारखाने और परिव्यय क्या है, मूल लागत का 25% है, कार्यालय परिव्यय क्या है, कारखाना और परिव्ययों का 80% है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में लिख लेंगे जो हमारी प्राइम कॉस्ट दे रखी है, उसके बाद उसमें हम क्या ऐड करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं, तो हमारी क्या बनती है, फैक्ट्री कॉस्ट बनती है। तो यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड कितने दे रखे हैं, 25% किस पर, प्राइम कॉस्ट पर। तो 20,000 का 25% कितना आएगा, 5,000 ऐड कर लीजिए। अब हमारा क्या जाएगा, वर्क कॉस्ट का ये या फिर जो है फैक्ट्री कॉस्ट का ये वो निकल के आ जाएगी। उसके बाद अब उसमें हम क्या ऐड करते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, तो क्या बनती है हमारी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनती है, या फिर आप ऑफिस कॉस्ट भी बोल सकते हैं इसे। तो यहाँ पर कितना दे रखा है, वो कारखाने और परिव्ययों का 80%। ध्यान दीजिएगा, कारखाना और परिव्यय यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड्स का। अक्सर हम लोग गलती क्या करते हैं, जो हमारे फैक्ट्री कॉस्ट आई होती है उसका हम 80% निकाल देते हैं, वो गलत हो जाएगा। आपको निकालना है फैक्ट्री ओवरहेड्स का। फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे कितने आए थे, 5,000 आए थे, उसका 80% कितना हो जाएगा, 5,000 का 4,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम 4,000 को भी ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, 25,000 पहले से था, जो वर्क कॉस्ट थी हमारी 4,000 हमने और ऐड कर लिया, हो जाएगा 29,000 ही क्या हो जाएगी, हमारी ऑफिस कॉस्ट हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सुरक्षा सीमा से तात्पर्य है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मीन्स वास्तविक विक्रय एवं कुल लागत के अंतर से, वास्तविक विक्रय एवं परिवर्तनशील लागत के अंतर से, वास्तविक विक्रय एवं स्थिर लागत के अंतर से, वास्तविक विक्रय एवं समुचित विक्रय के अंतर से। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड टोटल कॉस्ट, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल एंड फिक्स्ड कॉस्ट, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल एंड ब्रेक इवन सेल्स। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से क्या मतलब होता है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपने जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ी थी तो वहाँ पर जो हम बीईपी वाला जो चैप्टर था, ब्रेक इवन पॉइंट वाला, वहाँ पर हम इसको पढ़ रहे थे। तो उसमें क्या होता है, जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है कैसे निकलती है, जो सेल्स होती है उसमें से हम बीईपी को लेस कर देते हैं, तो हमारी क्या निकल के आ जाती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है, तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल एंड ब्रेक इवन सेल। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी की एक विशेषता नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। गैर समावेली संस्था, नॉन कॉर्पोरेट बॉडी, कृत्रिम व्यक्तित्व, आर्टिफिशियल पर्सनालिटी, शाश्वत उत्तराधिकार, परपेचुअल सक्सेशन, पृथक वैधानिक अस्तित्व, सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक कंपनी की, तो कंपनी ला में आपने पढ़ाई था कि कंपनी जो है वो एक कृत्रिम व्यक्ति है, एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी है, करेक्ट हो जाएगा। अपना एक शाश्वत उत्तराधिकार यानी कि किसी भी जो भी उसके सदस्य होते हैं या जो है शेयर होल्डर्स होते हैं या फिर कहीं के संचालक हैं, डायरेक्टर्स हैं, किसी की भी मृत्यु का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका जो भी अस्तित्व है वो बना होता है, यानी कि किसी के भी आने का, किसी के जाने का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो एक आर्टिफिशियल बॉडी है, वो अपने अकॉर्डिंग काम को कर सकती है और उसका और उसके सदस्यों का एक पृथक अस्तित्व होता है, यानी कि दोनों का आपस में अगर किसी भी व्यक्ति की या किसी भी सदस्य की किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो उस पर से कंपनी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। कंपनी स्वयं भी किसी पर केस कर सकती हो, कोई दूसरा व्यक्ति भी कंपनी पर केस कर सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा नॉन कॉर्पोरेट बॉडी। गैर समावेली संस्था ऐसा नहीं है, कंपनी का सम्मेलन होता है। आपने पढ़ा होगा कंपनी कॉर्पोरेशन के बारे में कि कैसे कंपनी का कॉर्पोरेशन होता है, व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र मिलता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है, उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी द्वारा अंशों का निर्माण किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, शेयर्स कैन बी इशूड बाय एट कंपनी एट सम मूल्य पर, बट्टे पर, एट डिस्काउंट, सम मूल्य अथवा प्रीमियम पर, एट पर आर प्रीमियम पर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कंपनी अधिनियम है उसके द्वारा जो अंश होते हैं उनका निर्माण कैसे किया जा सकता है। तो उसका निर्माण जो होगा सम मूल्य या प्रीमियम दोनों पर ही किया जा सकता है। कंपनी अधिनियम की धारा जो 53 है यानी कंपनीज एक्ट के सेक्शन 53 के अंडर में जो कंपनी होगी वो कटौती पर अंशों का निर्माण नहीं कर सकती है। अगर वो ऐसा करती है तो उसके लिए उसे जुर्माना भी देना पड़ता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चरों के मध्य संबंध को व्यक्त किया जा सकता है। द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रेशियो, परसेंटेज, रेट, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा था कि दो चरों के मध्य संबंध को, तो आपने रेशियो एनालिसिस पढ़ा था मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो रेशियो के अकॉर्डिंग भी, परसेंटेज भी और रेट में भी, तीनों ही तरह से हम दो चरों के मध्य जो संबंध होता है, दो वेरिएबल्स के मध्य जो रिलेशन होता है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार क्षेत्र से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? विद रिगार्ड टू बिजनेस साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? विस्तार, उत्पादन, अवनति और पुनरुत्थान व्यापार चक्र के 4 चरण हैं। व्यापार चक्र पूंजीवादी पद्धति का एक अंग है। कीन्स के अनुसार व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है। व्यापार चक्र का नवाचार सिद्धांत जोसेफ शुम्पीटर के नाम से संबंधित है। विद रिगार्ड्स टू बिजनेस साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? एक्सपेंशन, रिसेशन, डिप्रेशन and recovery are the 4 phases of business cycles. Business cycle is a part of the capitalist system. According to Keynes, the trade cycle is a purely monetary phenomenon. The innovation theory of business cycle is associated with the name of Joseph Schumpeter. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं, कुछ क्वेश्चन ईजी हैं, कुछ क्वेश्चन टफ हैं, क्योंकि आपका जो पेपर बनता है तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ईजी होते हैं, तो कुछ ईजी टू मॉडरेट होते हैं, कुछ हाई लेवल के होते हैं। तो हर तरह के क्वेश्चन को मिलाकर ही आपका पेपर तैयार होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन ये आपका दे रखा है, जो व्यापार चक्र यानी कि बिजनेस साइकिल से संबंधित है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा कथन जो है उसमें से सही नहीं है। तो जो आपका दे रखा है फर्स्ट वाला ए पॉइंट है, ये चारों ही व्यापार चक्र के चरण होते हैं कि पहले विस्तार होता है, फिर रिसेशन होता है, फिर उन्नति की हो जाता है, फिर दोबारा से ही रिकवरी करता है बिजनेस। उसके बाद क्या होता है? व्यापार चक्र पूंजीवादी पद्धति का एक अंग, ये भी सही है। और जो व्यापार चक्र का नवाचार सिद्धांत जोसेफ शुम्पीटर ने दिया था, ये भी करेक्ट है। शुम्पीटर ने ही एक उद्यमी को, एक एंटरप्रेन्योर को नवप्रवर्तक, इनोवेटर कहा था। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि इनोवेटर की संज्ञा किसने दी थी एक उद्यमी को, तो शुम्पीटर ही थे जिन्होंने दी थी। जो आपका पॉइंट सी दे रखा है कि व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, तो ये कीन्स ने नहीं कहा था, ये किसने कहा था? ये हार्ट्रे ने कहा था। तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। यहाँ पर क्योंकि आपसे पूछा है क्या गलत है, विच इज नॉट ट्रू, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिकतम आना, पहले जाना, सामग्री निर्गमन की पद्धति उपयोगी होती है, जबकि यहाँ पे आपसे हीफो मेथड के बारे में पूछ रहा है, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने लीफो को शामिल किया है, फीफो को शामिल किया है। आज के क्वेश्चन में आपको का हीफो से संबंधित क्वेश्चन है। सामग्री का मूल्य बढ़ रहा हो, सामग्री का मूल्य घट रहा हो, सामग्री के मूल्य में उतार चढ़ाव हो रहा हो, सामग्री का मूल्य स्थिर हो। Highest in first out method of issue of material is useful when the price of material is increasing, price of material is decreasing, price of material is fluctuating, price of material is stable। तो क्वेश्चन ने पूछा है जो हीफो मेथड होता है उसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, कब करते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि लीफो का यूज़ कब करते हैं हम, फीफो का यूज़ कब करते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन कि हीफो का यूज़ कब करते हैं। तो तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। हीफो मेथड का यूज़ कब किया जाएगा? जबकि सामग्री के मूल्य में उतार चढ़ाव हो रहा है, यानी कि कभी एकदम से बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं, फ्लक्चुएट हो रही हो, तो वहाँ पर इस मेथड का हम यूज़ करते हैं कि जो सबसे अधिक मूल्य की सामग्री होती है उसको पहले हम निर्मित करते हैं, पहले इशू करते हैं। इसीलिए कहा जाता है हाईएस्ट इज फर्स्ट आउट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पूंजी ₹50,000, दायित्व ₹30,000 और स्थायी संपत्तियां ₹70,000 हो तो चालू संपत्तियां होंगी। If the capital is ₹50,000, liability is ₹30,000 and fixed asset और ₹70,000, then the value of current asset will be। यहाँ आपको निकालनी है करंट एसेट की वैल्यू 90,000, 50,000, 10,000, 1,50,000। तो इसमें कैसे निकालेंगे हम करंट एसेट की? जो भी आपकी कैपिटल और लायबिलिटी दे रखी है उसको ऐड कर दीजिए, उसमें से आप क्या लेस कर दीजिए, जो भी आपकी एसेट दे रखी होंगी फिक्स्ड एसेट, क्योंकि एक साइड आपको पता होगा बैलेंस शीट में होता है लायबिलिटी का, एक साइड हो जाता है एसेट का। जो लायबिलिटी साइड होती है वहाँ पर क्या चीज़ें दे रखी होती है? कैपिटल दे रखी होती है, रिजर्व सरप्लस होती है, और साथ ही जो भी करंट लायबिलिटीज़ होती है वो सब दे रखी होती है। और जो
आपका एसेट साइड होता है वहाँ पर फिक्स्ड एसेट दे रखी होती है, करंट एसेट दे रखी होती है। तो वहाँ पर हमको फिक्स्ड बता दिया है, तो एक साइड का टोटल तुम्हें पता चल जाएगा जब हम कैपिटल को और लायबिलिटी को ऐड कर लेंगे। हमने ऐड कर लिया, कितना हो जाएगा 50,000 प्लस 30,000 80,000। दूसरा साइड हमारा क्या है, उसमें होनी चाहिए दो चीज़ें, एक फिक्स्ड एसेट और दूसरी करंट एसेट। फिक्स्ड हमको पता है, लायबिलिटी साइड में से जो फिक्स्ड एसेट दे रखे हैं उसको लेस कर देंगे, तो निकल के क्या जाएगा हमारा, अगर हम 80,000 में से 70,000 को लेस करेंगे निकल के आएगा 10,000, वही हो जाएगी हमारी करंट एसेट। क्योंकि हमको ये बात पता है कि जो बैलेंस शीट होती है उसके दोनों साइड इक्वल होते हैं, कोई भी बैलेंस नहीं आता, जबकि वो बैलेंस लेकर ही बनाई जाती, जो भी अकाउंट्स हमने बनाए होते हैं उन्हीं का जो बैलेंस होता है उसी से ही हमारी बैलेंस शीट तैयार की जाती है। लेकिन उसमें खुद कोई भी बैलेंस नहीं होता, उसके दोनों साइड इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन का वह प्रारूप जिसमें रेखीय प्रबंधकों को विशेषज्ञों की सहायता उपलब्ध होती है कहलाता है। रेखीय संगठन, समिति संगठन, कार्यात्मक संगठन, रेखीय विशेषज्ञ संगठन। द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच एक्सपर्ट असिस्टेंस इज अवेलेबल टू लाइन मैनेजर्स इज कॉल्ड लाइन ऑर्गेनाइजेशन, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ऐसा संगठन होगा, आपने संगठन के प्रकार पढ़े होंगे, ऑर्गेनाइजेशन टाइप पढ़े होंगे, तो वहाँ पर क्या था कि उसमें एक था लाइन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो था कि आदेश जो थे एक से दूसरे को एक सीधी रेखा में चलते हैं, और जो दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या था कि साथ साथ विशेषज्ञ भी होते थे, स्पेशलिस्ट भी होते थे जो कि सलाह देते थे। तो यहाँ पर आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो प्रबंधकों को सलाह दे रहे हैं विशेषज्ञ, तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, रेखीय व विशेषज्ञ संगठन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधकीय लेखांकन का एक उपकरण नहीं है। वित्तीय लेखांकन, स्फीति लेखांकन, प्रमाप लागत लेखांकन, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। Which of the following is not a tool of management accounting? Financial accounting, inflation accounting, standard costing, analysis of financial statement। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रबंधकीय लेखन मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपने पढ़ा था, तो उसका कौन सा उपकरण नहीं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, या ये समझ लीजिए कि जो आपने पढ़ा था चैप्टर्स उसमें जितने कौन सा इसमें शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि कौन उसका टूल नहीं होगा, यानी कि जो भी हम प्रबंधकीय लेखांकन करते हैं उसमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है या किस किस जो मैथड्स का यूज़ किया जाता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बेसिस पे हमको जो है बैलेंस शीट मिलती है, हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिलता है, जिसके बेसिस पे आगे हम जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसको तैयार करते हैं, जैसे कैश फ्लो है, फंड फ्लो है। आप बिना बैलेंस शीट के, बिना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को से नहीं तैयार कर सकते, इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग ज़रूरी होती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी आवश्यक होती है क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग की हमको आवश्यकता होती है। और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट, वो तो हम तैयार ही करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। कौन सी चीज़ नहीं होगी, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, स्फीति लेखांकन का यूज़ इसमें नहीं किया जाता है क्योंकि ये मूल सूचकांक होते हैं, तो इनका यूज़ इसमें नहीं किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समविच्छेद बिंदु से तात्पर्य है ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स। यहाँ पर आपके कुछ फॉर्मूलाज दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसका कौन सा सही फार्मूला है। अक्सर हमें चीज़ें याद होती हैं, लेकिन क्या होता है वहाँ पर आपके चार एक जैसे फार्मूले लिखे होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वही चीज़ है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सही फार्मूला होगा। सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल इंटू पीवी रेशियो प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, सेल इंटू पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो जब हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं तो वहाँ पर कौन सा फॉर्मूला करेक्ट होगा, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ये हो जाता है इसका सही फार्मूला। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैवाहिक आमंत्रण पत्र के मुद्रण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लागत लेखांकन प्रणाली है। फॉर प्रिंटिंग ऑफ वेडिंग इन्विटेशन कार्ड द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉस्टिंग सिस्टम इज प्रबंधी लागत विधि, प्रोसेस कॉस्टिंग, ठेका लागत विधि, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इकाई लागत विधि, यूनिट कॉस्टिंग, उपकार्य लागत विधि, जॉब कॉस्टिंग। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वेडिंग इन्विटेशन होता है उसके लिए जो कार्ड प्रिंट करवाए जाते हैं, तो उसके लिए जो आपने ऑर्डर दिया है तो वो किस कॉस्टिंग मेथड के अंडर में आएगा। तो आपको पता होगा कि एक तरह का आदेश होता है, तो उसमें जो भी आप जिस भी तरह का इन्विटेशन कार्ड तैयार करा रहे हैं, तो जिस भी पर्टिकुलर कस्टमर ने वो आदेश दिया होगा उसी के लिए यूजफुल होगा, क्योंकि किसी एक का नाम का प्रिंट कार्ड जो होते हैं दूसरे की शादी में तो नहीं यूज़ किए जा सकते हैं, तो क्या होगा उसी एक के लिए ही होता है और छोटी उसकी क्वांटिटी में होता है। तो यहाँ पर उसके लिए कौन सा हो जाता है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं, हम जॉब कॉस्टिंग का करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति द्वारा 10% का अधिभार देय है जहां उसकी कुल आय अधिक है। सरचार्ज ऑफ 10% इज पेबल बाय एन इंडिविजुअल वेयर हिज हर टोटल इनकम एक्सीड्स टू। यहाँ पर आपको ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कब एक जो व्यक्ति है इंडिविजुअल की यहाँ पर बात हो रही है कि उसको सरचार्ज देना पड़ता है, 10% सरचार्ज लगता है, तो कब देना पड़ता है या किस परिस्थिति में 10% सरचार्ज लगेगा, उसकी इनकम किस पॉइंट से ज़्यादा होनी चाहिए। 7,50,000, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़।
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसकी इनकम किससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसकी इनकम 50 लाख यानी कि 50 लाख से अबव होनी चाहिए, तब उसको 10% का सरचार्ज देना पड़ता है। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में, और अगर उसकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में, तो वहाँ पर उसको 15% का सरचार्ज देना पड़ता है। तो करेक्ट आंसर क्या यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 10% पूछ रहा है, तो हो जाएगा 50 लाख। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या अंगगणितीय रूप से बढ़ती है, खाद्यान्न उत्पादन ज्यामितीय रूप से बढ़ता है, जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है, ए और बी दोनों। According to the Malthusian theory of population, population increases arithmetically, food production increases geometrically, population increases geometrically, both A and B। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा, तो उसमें जो उस सिद्धांत के अनुसार जो जनसंख्या बढ़ती है वो किस तरह से बढ़ती है, और जो फूड प्रोडक्शन होता है वो किस तरह से होता है। जो फूड प्रोडक्शन होता है वो हो जाता है, तो इसका जो एक्चुअल में इसकी थ्योरी है माल्थस की, उसमें उन्होंने कहा था कि जो जनसंख्या बढ़ती है वो ज्यामितीय आधार पर बढ़ती है, ज्योमेट्रिक रूप से बढ़ती है, लेकिन जो फूड प्रोडक्शन होता है वो अर्थमेटिक रूप से होता है, अंगगणितीय तरीके से होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि पहला पॉइंट अंगगणितीय रूप से बढ़ती गलत हो जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन ज्यामितीय रूप से बढ़ता है वो भी गलत हो जाएगा, जो सी पॉइंट दे रखा है कि जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती वो करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार अंशों के निर्गमन के संबंध में आवेदन राशि इससे कम नहीं होनी चाहिए। एज पर सेबी गाइडलाइंस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, द एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस दैन अंशों के नामित मूल्य का 10% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, अंशों के निर्गत मूल्य का 10% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स, अंशों के नामित मूल्य का 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, अंशों के निर्गत मूल्य का 25% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ द शेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कंफ्यूज कर देने वाला है। वैसे तो आप सब लोग को पता होगा, लेकिन जब 4 चीज़ें एक साथ सामने आती हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि सेबी की गाइडलाइन में जब हम इशू कर रहे होते हैं शेयर्स को, तो वहाँ पर जो आवेदन राशि होती है, अप्लीकेशन मनी होती है, वो किससे कम नहीं होनी चाहिए। ये तो हमको पता है कि 25% होता है, लेकिन किसका 25% होता है, नॉमिनल वैल्यू का या फिर इशू प्राइस का, तो वो हो जाता है इशू प्राइस का, निर्गत मूल्य का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा, ध्यान रखिएगा, नहीं तो अक्सर हम लोग 25 देख करके आंसर टिक कर देते हैं, ये नहीं देखते कि कौन सी वैल्यू दे रखी है, नॉमिनल दे रखी है या फिर इशू प्राइस दे रखा है। अगर आपके क्वेश्चन में इशू प्राइस नहीं दे रखा होता और साथ में ये दे रखा होता कि नन, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर इनमें से कोई नहीं होता। ये नहीं कि हम उसमें 25% ऊपर का लगा देते तो गलत हो जाता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकीय विश्लेषण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट अंडर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। बहरापन, डीफनेस, सुंदरता, ब्यूटी, ऊंचाई, हाइट, अंधापन, ब्लाइंडनेस। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सांख्यिकीय विश्लेषण यानी कि जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, तो वहाँ पर कौन सा एक गुण नहीं होगा। इस चीज़ को गुण नहीं मानेंगे। जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, वहाँ पर रिकॉर्ड्स रखते हैं, तो वहाँ पर कौन सी चीज़ को हम एक गुण नहीं मानते हैं, बहरेपन को या फिर सुंदरता को या फिर ऊंचाई को या फिर अंधेपन को। तो उसे ऊंचाई को जो होता है वो कोई गुण नहीं माना जाता, बाकी बहरापन, सुंदरता, अंधापन ये गुण में शामिल किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर एक चीज़ अगर मैं आप लोग को याद दिलाऊं, जो डेटा होता है, आंकड़े होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, एक क्वालिटेटिव होते हैं, दूसरे क्वांटिटेटिव होते हैं। एक गुणात्मक होते हैं, दूसरे मात्रात्मक होते हैं। जो गुणात्मक होते हैं उनको तो हम जो मेज़र नहीं कर सकते, और जो मात्रात्मक होते हैं उनको हम मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी का अंधापन, बहरापन, उसकी सुंदरता को आप मेज़र नहीं कर सकते एग्जैक्ट अमाउंट में, लेकिन जो ऊंचाई होती है, हाइट होती है, उसको हम मेज़र कर सकते हैं। तो वो गुणात्मक नहीं है, वो मात्रात्मक है, यानी कि क्वालिटेटिव नहीं है, वो क्वांटिटेटिव है। वही आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ था, जो आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे यहाँ पर, इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक पुनर्निर्माण की एक तकनीक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ बिजनेस फॉरकास्टिंग। बजट, वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लागत मानकों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट स्टैंडर्ड्स, लाभ नियोजन, प्रॉफिट प्लानिंग। क्वेश्चन में कह रहा है व्यावसायिक पुनर्निर्माण की एक तकनीक नहीं है, तो कौन सी हो जाएगी। तो बजट होती है। बजट के माध्यम से तो हम पता कर सकते हैं आसानी से कि फ्यूचर में हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है, एक अनुमान हमें लग जाता है। लागत मानकों का निर्धारण भी होता है, कॉस्ट स्टैंडर्ड्स जो सेट किया जाता है, प्रॉफिट प्लानिंग भी होती है। लेकिन जो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप तभी प्रेजेंट कर पाएंगे जबकि ऑलरेडी हमने क्या बना लिए हों, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं, हमारे बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब बन जाने के बाद ही हम वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। तो ये फॉरकास्टिंग में शामिल नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्यावसायिक पूर्वानुमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इन केस ऑफ बिजनेस फॉरकास्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? अल्प विस्तार पूर्वानुमान दीर्घ विस्तार पूर्वानुमान से कम सही होते हैं। कार श्रेणी के पूर्वानुमान के अंतर्गत गत अनुभवों से प्राप्त सबकों का विश्लेषण किया जाता है। निर्देशांक पूर्वानुमान की विधियों में से एक है। व्यावसायिक पूर्वानुमान की न्यूनतम वर्ग रीति को सर्वोपयुक्त रेखा भी कहते हैं। शॉर्ट रेंज forecast are less accurate than long range forecast. Under time series forecasting, data obtained from past experience is analyzed. Index number is one of the methods for forecasting. Least squares method of business forecasting is also known as line of best fit. तो क्वेश्चन में जो आपसे पूछ रहा था कि व्यावसायिक पूर्वानुमान के बारे में कि जो बिजनेस फोरकास्टिंग होती है कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये ढूंढना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो जो पहला पॉइंट दे रखा था वही आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि कह रहा है कि जो लॉन्ग टर्म की जो फोरकास्टिंग की जाती है वो शॉर्ट टर्म से ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, ज़्यादा अच्छी होती है, तो वो गलत हो जाएगा। जितना शॉर्ट टर्म से कम टाइम के लिए आप अनुमान लगाते हैं वो उतने ही ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि भविष्य जो होता है वो अनसर्टेन है, हमें कुछ नहीं पता, अनिश्चित होता है। तो हमने अगर लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर ली, हमको नहीं पता है कि फ्यूचर में इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो हमारी जो भी अनुमान हमने लगाए थे वो ज़रूरी नहीं होगा कि वो सही होंगे। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए उसे बना रहे हैं तो वहाँ पर हमको थोड़ा बहुत अनुमान होता है कि आने वाले टाइम में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो वो हमारे अनुमान ज़्यादा सही होते हैं। तो यही वाला पॉइंट ही आपका पहला ही गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलर के क्रियात्मक संगठन में टोली नायक इन टेलर्स फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन गैंग बॉस कार्य की गुणवत्ता की जांच करता है, आदेश व निर्देश जारी करता है, उपकरण व मशीनें तैयार करवाता है, उत्पादन लागत के निर्धारण के लिए आंकड़े संकलित करता है, inspects quality of work, issues orders and instructions, set up tools and machines, compiles data for ascertainment of cost of production। तो जो टेलर ने बताया था क्रियात्मक संगठन का सिद्धांत जो दिया था इन्होंने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का, तो वहाँ पर उन्होंने गैंग बॉस की बारे में बताया था, टोली नायक के बारे में। तो उन्होंने कहा था कि वो क्या करता है या किस तरह का उसका कार्य होता है, तो वह उपकरण व मशीनें तैयार करता है, सेटअप टूल्स एंड मशीन्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी के प्रत्येक मान पर आधारित माप है। द मेजर्स बेस्ड ऑन ईच वैल्यू ऑफ सीरीज इज विस्तार, रेंज, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिविएशन, चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डिविएशन, अंतर चतुर्थक विस्तार, इंटर क्वार्टाइल रेंज। यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की काफ़ी वीडियोस मैंने अपलोड करी हुई हैं चैनल पर। इसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, देख लीजिएगा। उसमें बहुत से क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं, न्यूमेरिकल्स टाइप की भी जो आते हैं एग्जाम में, और जो थ्योरी के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लोग उनको देख लीजिएगा, तो आपकी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक ऐसी माप होगी जो कि श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित हो, यानी कि सबका यूज़ किया जाता है, उसे निकालने में तो आपको याद होगा जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, जब हम प्रभाव विचलन जिसे कहें या मानक विचलन उसको निकालते हैं, तो सबका क्या होता है, पहले हम माध्य निकाल लेते हैं, माध्य से विचलन निकालते हैं, उसके बाद स्क्वायर करते हैं। फिर जैसे जिस भी तरह की श्रेणी होती है, इंडिविजुअल है या किस तरह की सीरीज़ है, डिस्क्रीट है, उसी के बेसिस पर या तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला की यूज़ करते हैं, शॉर्टकट मेथड की यूज़ करते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस तरह की सीरीज़ है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो सब पर डिपेंड करेगी वो हो जाएगी ऑप्शन बी, स्टैंडर्ड डिविएशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अंश के निर्गम मूल्य पर अंकित मूल्य का अधिक कहलाता है। एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ओवर इशू प्राइस ऑफ ए शेयर इज कॉल्ड प्रॉफिट, डिस्काउंट, लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी अंश के निर्गम मूल्य पर अंकित मूल्य का, यानी कि जिस वैल्यू पर हम उसको इशू कर रहे हैं और उस वैल्यू से अंकित मूल्य का अधिक, यानी कि अंकित मूल्य ज़्यादा हो जाएगा और जो इशू प्राइस है वो कम है, तो वहाँ पर उसके बीच का डिफरेंस क्या होगा? वो बीच का डिफरेंस कहलाता है डिस्काउंट। यानी कि अंकित मूल्य 100 रुपये, मान लीजिए अंकित मूल्य जो है वो 100 रुपये का है, लेकिन आप उसको जो इशू कर रहे हैं वो 90 रुपये पे कर रहे हैं, तो 10 रुपये कम पर इशू कर रहे हैं ना, तो कम पर इशू कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वो डिस्काउंट हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। लेकिन अगर यही हम कहते हैं कि ये जो है जो निर्गम मूल्य है वो 110 रुपये है, तो 10 रुपये क्या हो जाता? प्रीमियम हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चालू अनुपात 2.5 तथा कार्यशील पूंजी ₹90,000 हो तो चालू संपत्तियों का मूल्य होगा। इफ करंट रेशियो इज 2.5, वर्किंग कैपिटल इज ₹90,000, देन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट वुड बी ₹60,000, ₹1,35,000, ₹1,50,000, ₹2,25,000।
क्वेश्चन में आपको क्या बता रखा है, करंट रेशियो बताया है और साथ ही बता दिया गया कि वर्किंग कैपिटल कितनी है। आपको क्या निकालना है, करंट एसेट निकालनी है। बहुत आसान है, आपको पता ही होगा किससे इसको निकालना है। आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। मैं जो नेक्स्ट वीडियो इस पर आपकी पार्ट 2 रहेगा, यहाँ पर 25 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको 26 से लेकर के आगे के क्वेश्चन रहेंगे, तो उसमें मैं आप लोग को इसका आंसर दूंगी। तो आप लोग उससे पहले मुझे आंसर इसका कमेंट करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।